गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एमपी सेट का एग्जाम हुआ था और हमारे सिलेबस में से पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो पेपर वन में तकरीबन 95% क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्ट आए हुए हैं। और आज मैं आपको रिव्यू करवाने वाला हूं पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें तकरीबन 70 से लेके 75% क्वेश्चंस हमारे नोट से डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज एज आए हुए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस इंग्लिश लिटरेचर का। और मैं आपको बता दूं कि हमारी कोचिंग का नाम है CSIR स्क्वायर, जो कि इंदौर में है। आप और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे CSIR स्क्वायर इंदौर करके, तो पहला जो कोचिंग आती है वो हमारी ही आती है। तो आप लोग हमें वहां से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो है कि इनमें से कालिदास के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया। तो गौर से देखना, यहाँ पे प्ले की बात कर रहे हैं। तो कालिदास के लिखे हुए तीनों प्ले हैं। ये एपिक पोयम थी, ये प्ले नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका मेघदूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करता हूं। तो देखिए ये बात हो रही है एरिस्टोटल के पोएटिक्स के बारे में, और आपको पता है कि ये चैप्टर है क्रिटिसिज्म वाला यूनिट 8 से, और मैंने पोएटिक्स को बाकायदा पूरा डिटेल में कराया हुआ है। तो आप जब देखेंगे ना, इन जब पढ़ेंगे तो देखो इस 26 चैप्टर थे, 50 पेजेस की ये बुक थी, बात सही है। इसके बाद ये सेकंड पार्ट इसका है वो खो गया था, और इसके बाद जब तीसरा जो लिखा है वहां पे हमने पोइट्री के बारे में भी बात की है, स्पेशली हमने ट्रेजेडी पे फोकस किया है। लेकिन जब ऑप्शन 4 देखोगे तो इट डील विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला से इसका कोई लेना देना नहीं है। पोएटिक्स मेनली पोइट्री और ट्रेजेडी पे फोकस करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है मार्लो के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा है ऐसा क्रिस्टोफर मार्लो के कौन से प्ले थे जो दो भाग में आए थे। तो बनी बात है टम्बरलिन। टम्बरलिन जो है वो आपका टम्बरलिन फर्स्ट और टम्बरलिन सेकंड, दो भागों में इस प्ले को लिखा गया था। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं। तो इसमें कह रहा है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम है बेन जॉनसन, जिसमें से 4 ह्यूमर्स के बारे में बात की थी। और किस वर्क में बात की थी आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं उस वर्क का नाम और उसकी ईयर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है फर्डिनांड और मिरांडा ये कैरेक्टर्स किस वर्क में है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे को पता है कि विलियम शेक्सपियर का वर्क द टेम्पेस्ट में मिरांडा और फर्डिनांड आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला प्ले है क्वेश्चन नंबर 56। टीएस इलियट ने इनमें से कौन सा प्ले नहीं लिखा है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि टीएस इलियट ने अपने जीवन काल में 7 प्ले लिखे थे, जिसमें मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा हुआ है, द कॉकटेल पार्टी लिखा हुआ है, फैमिली रियूनियन भी लिखा हुआ है। तो सर टीएस इलियट ये जर्नी ऑफ मैगी किसने लिखा है। बनी बात है कि जर्नी ऑफ मैगी भी किसने लिखा है, टीएस इलियट ने लिखा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें हमने प्ले के बारे में बात की है और जर्नी ऑफ मैगी आपकी क्या है, पोयम है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन एक्ट प्ले रिटन बाय जीबी शॉ। ये चारों ही के चारों प्ले जीबी शॉ ने लिखे हैं, लेकिन इसमें जो विलेज विंग है ये वन एक्ट प्ले, तो इसका आंसर रहेगा आपका विलेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इंडियन लिटरेचर से, जिसमें बात की गई है विजय तेंदुलकर के बारे में। और कहा है कि विजय तेंदुलकर जो ये दशावतार जो इन्होंने प्ले लिखा था, प्लेस जज विजय तेंदुलकर हैज यूज्ड ट्रेडिशनल सेमी क्लासिकल फॉर्म दशावतार। तो इसमें है घासीराम कोतवाल, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगेन आपका इंडियन लिटरेचर से। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, ये इंडियन लिटरेचर से नहीं बल्कि ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है,
जो कि आपका इसमें दे दिया गया है। तो आप देखिए ध्यान से कि हु इज द ऑथर ऑफ प्ले अंधायुक द ब्लाइंड एज। तो ब्लाइंड एज किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। बचपन में जब हम छोटे थे, हम छोटे से पढ़ रहे हैं कि अंधायुक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 के नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र ये लिखा है आपके भरत मुनि ने। इसका आंसर रहेगा आपका भरत मुनि। ये क्वेश्चन आपका क्रिटिसिज्म से आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 61 द नाइट ऑफ रेड क्रॉस एडमंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन बुक नंबर 1 प्रेजेंट। देखिए जब मैंने आपको फेरी क्वीन पढ़ाया था तो मैंने इसके 6 बुक पढ़ाई थी इसकी, और इसकी हर 6 बुक एक नाइट को रिप्रेजेंट करती है और वो नाइट एक वर्च्यू रिप्रेजेंट करता है। तो जो बुक नंबर 1 थी उसमें जो नाइट था उसका जो सिंबल था वो था रेड क्रॉस। अब मैंने आपको क्या कहा? क्रॉस ऐसे बनता है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी भूत वगैरह आता है क्रिश्चियंस मूवी में तो वो लोग उसको ऐसे दिखाते हैं और भूत डर जाता है। इसका मतलब वो चीज कैसी हुई? पवित्र हुई। ये मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। तो पवित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉलीनेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? हॉलीनेस। तो ये आंसर था आपके क्वेश्चन नंबर 61 का। इसके बाद वाल्ट विटमन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर 2 वाल्ट विटमन। तो वाल्ट विटमन ने पोएम लिखी थी व्हेन लिलिकास लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम वाज रिटन इन द कॉमेट। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो वो एक कलेक्शन ऑफ वर्क था जिसके अंदर बहुत सारी पोएम्स हमने पढ़ाई थी। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन लिखा गया है डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो सेम ये पोएम भी किसकी डेथ पे लिखी गई है? द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु रॉट इंट्रोडक्शन टू टैगोर्स बुक गीतांजलि पब्लिश्ड इन 1920। तो भारत के जो नेशनल पोएट हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मास्टर क्लास था या मास्टरपीस जो वर्क था उसका नाम था गीतांजलि। तो उस गीतांजलि का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो लिखा था W.B. Yeats। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 which famous English poet is referred to by William Wordsworth in the following lines। यानी कि we are selfish men, oh raise us up, return to us again and give us manners, virtue, freedom and power। तो आपको पता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो जॉन मिल्टन के बहुत बड़े फैन थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसके लिए डेडिकेटेड की थी? वो लाइन की थी इन्होंने जॉन मिल्टन साहब के लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ से। आप सबको पता है कि थॉमस ग्रे थे वो ग्रेवयार्ड पोएट थे। ग्रेवयार्ड पोएट यानी कि जो लोग कब्र वगैरह पे लिखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हम कब्र पे जो चीज लिखते हैं उसको हम कहते हैं एपिटैफ, ट्रांसफर एपिटैफ। इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो लाइन इन्होंने लिखी थी द प्लगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 है क्वेश्चन है ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में। और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक अपनी फेमस पोएम लिखी थी। उस फेमस पोएम का नाम था द डिजर्टेड विलेज। और इस डिजर्टेड विलेज में इन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी अ मैन सेवियर ही वाज एन ईस्टर्न टू व्यू आई न्यू हिम वेल एंड एवरी front knew well had the boarding trembles learned to trace the day's disaster in his morning face। तो ये लाइन इन्होंने किसको डेडिकेट की थी? तो ये की थी जो उस गांव का जो स्कूल मास्टर था, द विलेज स्कूल मास्टर, ये लाइन उसको डेडिकेटेड की गई थी। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंड्रयू मार्वल ने अपनी एक पोएम लिखी थी। उस पोएम का नाम था द कॉय मिस्ट्रेस। जब वो अपनी मिस्ट्रेस से अलविदा लेने जाता है तो वो किस नदी को पार करके जाता है? ठीक है, तो एंड्रयू मार्वल ने अपनी इस पोएम में जिस नदी का जिक्र किया है उस नदी का नाम है गंगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा गंगेश। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। चलिए 68 की मैं बात करूं तो 68 इन विच पोएम द जॉन कीट्स रिफर्ड टू द फॉलोइंग लाइन। जॉन कीट्स रोमांटिक एरा के पोएट्स हैं, ये हमने आपको बताया था। और जॉन कीट्स ने अप द हिलसाइड एंड नाउ tis buried deep in the next valley glades was it the vision or waking dream flute is that music do I wake or sleep। तो जो ये लाइन थी वो किसने लिखी थी या किस पोएम में लिखी थी? देखिए इसमें आपको एक चीज बताई थी क्या? डू आई वेक अप और स्लीप।
तो आपको पता है, हमें इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको ध्यान रखने के लिए कि जो कोयल होती है, वो कोयल की आवाज से हम लोग क्या करते हैं, हम जाग जाते हैं, हाँ या ना। तो बस यही ट्रिक थी, बेक और बेकअप और स्लीप। तो इसी से हमें इसमें ध्यान में रखना था, द सॉन्ग ऑफ नाइट एंजल। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 69 की मैं बात करता हूं। तो फ्रॉम विच पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग हैव द फॉलोइंग लाइंस बीन टेकन? आई वाज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। चलिए तो जो ये लाइंस जो ली गई है, ये लाइंस ली गई है प्रोस्पाइस से, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा प्रोस्पाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, विच पोएम कंटेंट फॉलोइंग लाइंस बाय निजीम इजगिल? तो निजीम इजगिल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंडियन लिटरेचर में, यूनिट नंबर 6 में। तो इन्होंने कुछ बात, इन्होंने कहा था पॉवर्टी एंड पोएट्री थ्री कंपेनियन शेयर्ड माय बेसमेंट रूम, यानी कौन कौन से, फिलोसॉफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, 3P। तो जो गरीब इंसान होते हैं, जिनका बैकग्राउंड नॉर्मल होता है, वो लोग इनके साथ रूम शेयर करते हैं, ये चीजें फिलोसॉफी, पॉवर्टी और पोएट्री। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 6। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जिसका नाम है 71। देखिए अभी तक आपने नोटिस किया था, जो ये लास्ट जो 10 क्वेश्चन थे वो हमें अधिकतर लाइन से देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पे पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया गया था। लेकिन जो अगला जो पेज है उसमें अगेन उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिए, सिंपल कर दिए। जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन कहलाता है? हेनरी फील्डिंग, आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ऑरवेल द ऑथर ऑफ नॉवेल 1984 इज अ पेन नेम। पेन नेम का मतलब होता है घर का नाम या झूठा नाम या सूडोनेम। जब पता है कि जब पिछले टाइम में जब लोगों पे अटैक कर देते थे या उनको जान का खतरा रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, झूठे नाम से अपने वर्क को पब्लिश कराते थे, ताकि क्या हो, उनका वर्क का वर्क पब्लिश हो जाए और उन पे कोई इल्जाम ना आए। तो जॉर्ज ऑरवेल जो एक बहुत ही शानदार ऑथर थे, उन्होंने अपना एक पेन नेम लिखा था, तो वो पेन नेम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर। इसका आंसर क्या है? एरिक आर्थर ब्लेयर। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो देखिए जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 जो बुक लिखी थी वो अपने सूडोनेम एरिक आर्थर ब्लेयर से लिखी थी। चलिए मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक पोएम लिखी, एक नॉवेल लिखी थी 1984, तो इसकी दूसरी फेमस नॉवेल का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, धन्यवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन, Who recount the story in Wuthering Heights? तो मैंने आपको जब इसकी स्टोरी बताई तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वुथरिंग हाइट्स में वो जाता है तो कहानी को फिर से सुनता है, तो उसका नाम था लॉकवुड, ठीक है। इसके बाद पामेला इज रिटन इन एपिस्ट्री नॉवेल। एपिस्ट्री नॉवेल क्या होती है? तो एपिस्ट्री नॉवेल होती है अ नॉवेल रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स के फॉर्म में लिखी जाती है उसको कहते हैं हम एपिस्टरी नॉवेल। तो अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो पामेला है, तो इस पामेला को किस ऑथर ने लिखा है और किस ईयर में लिखा है, ये चीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन? तो जब मैंने आपको चार्ल्स डिकन पढ़ाया था तो मैंने चार्ल्स डिकन की 15 नॉवेल डिटेल में क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ाई थी। तो आपको पता है कि डॉम्बे सन, डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये तीनों की तीनों चार्ल्स डिकन ने लिखी हुई है। लेकिन जो ग्रेट गेस्ट बाई है, ये नॉवेल इन्होंने नहीं लिखी है। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, फिट्जगेराल्ड, स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने ये नॉवेल लिखी थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में बात कर रहे हैं हम बेवर्ली नॉवेल्स के बारे में। चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेवर्ली नॉवेल्स? तो हमें पता है कि बेवर्ली नॉवेल्स जो लिखी थी वो लिखी थी वॉल्टर स्कॉट ने, और ये 4 लाइन लिखी गई है, इन 4 में से कौन सी सही नहीं है? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप ये देख सकते थे कि दे वर नेवर पब्लिश्ड, बेवर्ली नॉवेल्स कभी पब्लिश हुई नहीं। अगर पब्लिश नहीं होती तो हमें पता कैसे चलता? हमें पता तब चला जब वो नॉवेल पब्लिश हुई। तो इसका कॉमन सेंस से इसका आंसर आप लगा सकते हैं, कि अगर आपको नहीं भी पता हो तो। चलिए इसके बाद अगला अगला वर्क है द मर्डर इन द र्यू मॉर्ग। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, किसने लिखी है? ये लिखी है आपने एडगर एलन पो ने, और एडगर एलन पो को हम फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 की मैं बात करूं तो हु
authored the short stories like The Gentle Crafter, The Gift of Maggie, Roads of Destiny। तो ये किसने लिखी है? तो इसमें हमें एक ऑथर दिखा है जिस व्यक्ति का नाम है ओ हेनरी। तो ये ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में बात की गई है आपसे वेयर वाज द फेमस राइटर रस्किन बॉर्न। तो ये है आपका जामनगर। जामनगर आपको नाम सुना सुना लग रहा है शायद, ठीक है। चलिए, तो ये जामनगर में पैदा हुए थे कौन? रस्किन बॉन्ड। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 79। चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ओपन्स विद द लाइन इट वाज द बेस्ट टाइम। देखिए, ये लाइन इतनी फेमस है कि आपको हमारे नोट्स में डायरेक्टली बोल्ड लेटर्स में देखने को मिलती है। इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द वर्स्ट टाइम। जब वो अपनी बेटी से मिल रहा होता है तो वो उसके लिए, जब बेटी से बहुत सालों बाद मिलता है तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम था, पर वो जेल से निकला था, वो जेल में था, इसलिए वो बुरा टाइम था। तो ये किसने कहा था? ये चार्ल्स डिकन ने अपनी नॉवेल द टेल्स ऑफ टू सिटीज के बारे में बात की थी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे जो दो सिटीज के बारे में बात की गई है, उन सिटीज के नाम आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 81। डिक्विंसी, इसका पूरा नाम है थॉमस डिक्विंसी, इज वेल नोन फॉर राइटिंग। तो इसने इसमें से क्या लिखा है? तो इसमें से आपको पता है कि ऐसे ऑफ ईयर चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड स्मिथ ने लिखा है, बचा हुआ द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये लिखा हुआ है आपका थॉमस डिक्विंसी ने। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करते हैं। और 82 क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग जॉन ड्राइडन, इसका आंसर है जॉन ड्राइडन। हम जॉन ड्राइडन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इससे पहले ये वाला वर्क कभी भी जॉन ड्राइडन का किसी भी एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिला, पर पहली बार हमें ये देखने को मिला है हु डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, यानी कि किसी भी इंसान के इतिहास के बारे में, जो भी उसका जीवित इतिहास है उसके बारे में लिखना ही क्या कहलाता है? बायोग्राफी। ये चीज कही थी किसने? ड्राइडन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको पता है, जब मैं आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ाता हूं तो यूनिट नंबर 4 में क्रिटिकल्स एक स्पेसिफिक आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, जहां पे मैं सारे क्रिटिकल्स के बारे में बात करता हूं। जब आप देख रहे हो इन सब चीजों को, तो आपको अच्छे से पता है कि जो टाडलर था वो 1709 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, लेकिन स्पेक्टेटर आपका 1707 में पब्लिश नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1711। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 से हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 की मैं बात करूं तो ग्रेट इज टू बी मिसअंडरस्टूड हुज स्टेटमेंट दिस। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है आपका राल्फ वाल्डो इमर्सन। यहाँ पे इमर्सन लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85। हु ऑथर द मेमोयर मस्ट यू गो माय लाइफ विद हेरोल्ड पिंटर। तो ये चीज किसने कही थी? ये चीज कही थी आपके एंटोनियो फ्रेजर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। हु अमंग द फॉलोइंग हु इज चीपली नोन एज बायोग्राफर। तो इनमें से कौन बायोग्राफर जाना जाता है? तो इसका नाम है लिटन स्ट्रेच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीएस नेपुल्स इंडियन ट्रायोलॉजी। तो बीएस नेपुल जो आपका इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने अपनी एक ट्रायोलॉजी लिखी थी जिसमें इन्होंने वर्क थे एरिया ऑफ डार्कनेस इंडिया, अ बाउंडेड सिविलाइजेशन इंडिया, अ मिलेनियम म्यूटेंट्स नाउ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 के बारे में बात करूं तो 88 क्वेश्चन लिखा है हु कैरेक्टराइज लिटरेरी बायोग्राफीज एज मॉर्नफुल नैरेटिव्स। तो मैंने सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, तो इसमें हमें एक व्यक्ति दिख रहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जो व्यक्ति कौन है? बायोग्राफर है, जिसने 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी थी अपने वर्क द लिप्स ऑफ पोएट में। और इसके बाद अब आप मुझे ये बता सकते हो जो 52 ऑथर की जो बायोग्राफी लिखी थी, जो पहला जो ऑथर था, पहला और आखिरी लास्ट ऑथर, वो कौन था जिसकी इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी? ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है
नाइन। तो 89 की मैं बात करूं तो वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ, जैसे ही वर्जीनिया वुल्फ आप नाम सुनते हो आपको आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। वर्जीनिया वुल्फ की एक लाइन सबसे फेमस है, अ रूम ऑफ हर। इन्होंने अपने वर्क में इसी के बारे में बात करी है कि जो फीमेल होती है उसका खुद का एक रूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ताकि वो अपना जो वर्क है वो अच्छे से लिख सके, एक उसको प्रोडक्टिव बना सके। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 90। अब मैं 90 की बात करूं तो एजी गार्डनर। एजी गार्डनर पेन नेम मैंने आपको बोला है ये होता है फेक नेम। इनका फेक नेम क्या था? तो इनका नाम था अल्फा ऑफ द प्लान। ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ 91 से। देखिए जो 91 जो क्वेश्चन है ये आपका आया है यूनिट 5 जिसका नाम है लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है जो बी है जो है ना इसके साथ हम जो पी लगाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैराडिग्मेटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर था क्योंकि जनरली हम लोग लिटरेचर में और यूनिट 5 में इतनी तक नहीं पढ़ते क्योंकि ये आपके यूजीसी के सिलेबस में उतना मेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस इन इंडिपेंडेंट linguistic form not included by virtue of any grammatical construction in any larger linguistic form the above observation has been made by which of the following thinker। तो जो ये लाइन लिखी है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बार जो पेपर था उसमें लाइन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं और आपको पता है अगर लाइन से क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो वहीं पे पेपर क्या हो गया? टफ। और जहां पेपर टफ हो गया वहां कट ऑफ क्या हो गया? वहां पे कट ऑफ हो गया टफ। चलिए तो जो ये लाइन कही थी ये लाइन कही थी ब्लूम्सफील्ड ने। ये थिंकर थे जिन्होंने ये लाइन कही थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 93 की अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है आपका ग्रामर से, जबकि ग्रामर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है पर फिर भी इन्होंने दे दिया है। चलिए तो कोई नहीं, अगर इन्होंने दे दिया है कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको करेंगे। चलिए तो जिन्होंने लिखा है कुंवर मोहन रैन अवे, तो ये इनमें से कौन सा फ्रेज है? तो आपने जैसे ही मोहन देखा तो मोहन पता है आपका क्या होता है? नाउन। तो नाउन आपको इसमें से किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अगर मैं 94 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे बात की गई है लैंग एंड पेरोल के बारे में। तो लैंग एंड पेरोल था जो कि आपका फर्डिनांड डी सेस्वर ने दिया था। तो लैंग और पेरोल का जो मतलब था वो एक और ऑथर ने सेम मीनिंग दिया था पर शब्द उन्होंने चेंज कर दिए थे। तो वो शब्द कौन से थे? तो वो था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो अब मुझे बताओ कि ये वर्क किसने लिखा है? इस चीज का आप कमेंट मुझे कर सकते हो कि ये वर्क कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ये टर्म किसने दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 95 की मैं बात करूं तो द आइडिया ऑफ नोशनल ग्रामर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो ये है आपका एक्स्ट्रा लिंगुअल कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोर और लेस एक्सीडेंटल फैक्ट एंड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग प्लेन कैन बी डेंजरस द अबव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये है आपका डीप स्ट्रक्चर। दो तरह के स्ट्रक्चर आपको बताए गए थे, एक सरफेस स्ट्रक्चर और एक डीप स्ट्रक्चर। ठीक, जब हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं तो सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम डीप चले जाते हैं तो हम डीप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 97। तो 97 की मैं वजह से ही बात करूं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया आपका लिटरेरी डिवाइस से। तो इसलिए डिवाइस पढ़ना भी बहुत जरूरी है और हम अपने सिलेबस में लिटरेरी डिवाइस भी पढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की मैं बात करूं, 97 में कह रहा है व्हाट हेकुवा टू हिम और ही टू हेकुवा दैट ही शुड बी फॉर हर। तो ये इनमें से क्या होगा? तो ये होगा एंटी स्ट्रॉप। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां तक होते हैं क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों के लिए। अब अगला 98 की मैं बात करूं तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर ऑब्जर्वेशन बिलो। तो एक्सेप्ट यू इंथल मी नेवर शैल बी फ्री नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। तो ये जो है ये अगेन क्वेश्चन कहां से? ये अगेन क्वेश्चन डिवाइस से। तो दो क्वेश्चन हमें डिवाइस से देखने को मिलते हैं। ये कहलाता है पैराडॉक्स। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूं मैं तो ही वाज अ मैन टेक हिम फॉर ऑल इन ऑल आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन। तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी एपोस्ट्रोफ। तो अगेन ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन अगेन लिटरेरी डिवाइस से है। तो मैं तीन क्वेश्चन अभी लिटरेरी डिवाइस से डायरेक्ट देखने को यहाँ पे मिले हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट। अब देखिए आप क्या है इकोनॉमिक्स, तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज समटाइम प्रोनाउंस्ड विद द वोवल फाउंड इन बेट, समटाइम्स विद द दैट ऑफ बट बीट। तो यहाँ पे जो वोवल साउंड निकल रहा है इकोनॉमिक्स में, तो वही साउंड कभी कभार बेट और बीट में से निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चंस का, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चंस का आपको हाफ पेपर क्या हो चुका है, आपका एनालिसिस हो चुका है। चलिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली सही हुए हैं।